आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत की विदेश और रक्षा नीति लंबे समय से पाकिस्तान केंद्रित रही है, लेकिन अमेरिकी रक्षा इंटेलिजेंस एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब भारत चीन को अपना मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को अब केवल एक एंसीलरी खतरा समझा जा रहा है। DIA की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा प्राथमिकताएं अब वैश्विक नेतृत्व, चीन का मुकाबला और भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह रणनीति केवल युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन को आकार देने की दिशा में है। रिपोर्ट में मई 2025 के भारत और पाकिस्तान सैन्य टकराव और पहलगाम हमले जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि पाकिस्तान की भूमिका क्षेत्रीय अस्थिरता में बनी हुई है, लेकिन भारत की असली रणनीतिक तैयारी चीन को लेकर हो रही है। यह स्थिति भारत की रक्षा नीतियों के रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद वर्षों से चला आ रहा है, विशेषकर लद्दाख क्षेत्र में। भले ही अक्टूबर 2024 में डिसएंगेजमेंट पर समझौता हुआ हो, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हुआ है। यह सिर्फ एक रणनीतिक विराम है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि अगर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो मनरेगा क्यों बंद है, तेंदुपत्ता क्यों नहीं खरीदा जा रहा है, रेलवे में भर्तियां क्यों नहीं हो रही, निजीकरण क्यों हो रहा है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। जापान बहुत छोटा देश है, आपकी तुलना चीन से की जानी चाहिए। सवाल ये है कि चीन आपसे कितने गुना बड़ा है। यहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। अगर हम चीन और भारत की प्रति व्यक्ति आय देखें तो दोनों में कितना अंतर है। दरअसल आपको बता दें कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी PVR सुब्रमण्यम ने कहा था कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि आज भारत जापान से बड़ा है, केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही उससे बड़े हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल बहरीन पहुंचे AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान एक हमलावर है, पीड़ित नहीं। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उन्हें बताया कि कई सालों से पाकिस्तान द्वारा सहायता प्राप्त और प्रशिक्षित आतंकवादी भारत में आतंकी हमले कर रहे हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। हमने उन्हें सारा डेटा दिया, चाहे वह मुंबई धमाका हो, ट्रेन धमाका हो, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सामने आत्मघाती हमला हो, पुलवामा हो, पठानकोट हमला हो। हमने दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि आप TRF पर प्रतिबंध लगाएं, यह भारत में कुछ गलत कर सकता है। ओवैसी ने कहा कि हमने 15 अप्रैल को आसिम मुनीर के भाषण के बारे में भी बात की। उन्होंने कश्मीर के बारे में क्या कहा। पाकिस्तान की संलिप्तता इस बात से भी साबित होती है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद TRF संगठन ने 2 बार इसे स्वीकार किया। भारत सरकार हमारे साइबर विशेषज्ञों ने पाया कि उन्होंने इसे पाकिस्तानी सैन्य छावनी के पास से इंटरनेट पर अपलोड किया था। गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव और प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए अपने देश के अटूट समर्थन को दोहराया है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की और इस मुद्दे पर भारत की स्थिति से उन्हें अवगत करवाया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल रविवार सुबह यहां पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव से मुलाकात की और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि पर भारत की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की दृढ़ नीति को रेखांकित किया गया। यह जानकारी जॉर्जटाउन में भारतीय उच्चायोग ने X पर एक पोस्ट के जरिए दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में उनकी भागीदारी भारत की विकास योजनाओं पर विचार विमर्श के लिए थी। उन्होंने इस संबंध में विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज कर दिया। रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे पत्र में स्टालिन ने कहा कि जैसे ही 24 मई को नीति आयोग की बैठक में उनके भाग लेने की खबर फैली, राजनीतिक प्रतिद्वंदी घबरा गए और उन्होंने हमेशा की तरह द्वेष दिखाना शुरू कर दिया। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने दक्षिण भारत के 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में 26 मई को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए गंभीर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ भारी बारिश की बात कही गई है।
आईएमडी की ओर से कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आने वाले 2 दिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका और बाकी देशों की चुप्पी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमला जारी रखने के लिए बढ़ावा देती है। जेलेंस्की ने यह बात तब कही जब युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला हुआ, जिसमें रूस ने करीब 400 मिसाइलें और ड्रोन दागे। इस हमले में कम से कम 12 आम लोग मारे गए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि इस तरह की क्रूरता को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक रूस पर सख्त दबाव न डाला जाए। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने कहा कि रात के हमले यह दिखाते हैं कि रूस यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करने पर तुला है। उन्होंने भी रूस पर और अधिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने की मांग की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर रूस की लगातार बमबारी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से पागल हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि वो रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। पुतिन को लेकर ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा कि रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ मेरे हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन उनको कुछ हुआ है, वह बिल्कुल पागल हो गए हैं। वह बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं और मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा। बिना किसी कारण के यूक्रेन के शहरों में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि मैंने हमेशा कहा है कि वह यूक्रेन का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहते हैं और शायद यह सही साबित हो रहा है, लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं तो इससे रूस का पतन हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे अपने बयान में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भी घेरा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की जिस तरह की बात करते हैं उससे वह अपने देश का भला नहीं कर रहे। उनके मुंह से निकलने वाली हर बात समस्याएं पैदा करती है। मुझे यह पसंद नहीं है और बेहतर होगा कि इसे रोक दिया जाए। ट्रंप ने अपने पोस्ट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधते हुए लिखा कि यह एक ऐसा युद्ध है जो अगर मैं राष्ट्रपति होता तो कभी शुरू नहीं होता। यह जेलेंस्की, पुतिन और बाइडेन का युद्ध है, ट्रंप का नहीं। मैं सिर्फ एक बड़े संकट से निपटने में मदद कर रहा हूं, जो घोर अक्षमता और नफरत के जरिए शुरू की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ के साथ टैरिफ पर बातचीत करने की मियाद बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर दी। ट्रंप ने बताया कि वो यूरोपीय संघ के साथ टैरिफ पर बातचीत की डेडलाइन 9 जुलाई तक बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं इससे पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी रविवार को ट्रंप के साथ फोन पर बात होने की जानकारी दी थी। उर्सुला वॉन ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अच्छी बातचीत हुई। यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच दुनिया का सबसे अहम और घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है। यूरोप तेजी से और निर्णायक रूप से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। किसी अच्छे समझौते पर पहुंचने के लिए हमें 9 जुलाई तक का समय चाहिए। वहीं ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर जानकारी दी कि आज मुझे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का फोन आया, जिसमें उन्होंने व्यापार और यूरोपीय संघ के संबंध में 50% टैरिफ को लेकर 1 जून की डेडलाइन आगे बढ़ाने की अपील की। मैंने डेडलाइन 9 जुलाई 2025 तक बढ़ाने पर सहमति जताई। बता दें कि पिछले महीने ट्रंप ने यूरोपीय संघ के अधिकतर सामान पर 20% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। बाद में बातचीत के लिए समय देते हुए टैरिफ की दर 8 जुलाई तक घटाकर 10% कर दी गई। हालांकि शुक्रवार को ट्रंप ने यूरोपीय संघ के साथ बातचीत की रफ्तार पर निराशा जाहिर करते हुए 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद अब बातचीत की डेडलाइन बढ़ाए जाने की खबर आई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.